गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक हमारा जो है वो टॉपिक है आपका डीएनए का। बेटा डीएनए का टॉपिक एक वास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को बेटा 11th क्लास 12th क्लास में तो पूरी यूनिट ही है आपकी जेनेटिक्स वाली, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को आज की जो वीडियो है वो 11th क्लास को बेस बनाते हुए बनाई गई है। 12th क्लास का डीएनए का कंटेंट इसमें नहीं होगा, समझ में आई बात। इसे मैंने 11th क्लास के लिए बनाई। जब 11th क्लास का ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद फिर जाके हम इसमें 12th का कंटेंट करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम डीएनए के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास के रिगार्डिंग कितनी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए उन सभी के बारे में बात करेंगे। 11th क्लास के बच्चे हैं आप, तो बेटा आपको एक बात मैं बता दूं, जब डीएनए के बारे में साइंटिस्टों ने स्टडी करने की कोशिश करी, मैं केवल इंसान के डीएनए के बारे में बात बता रहा हूं। हमारी एनसीईआरटी 12th क्लास में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएनए कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सही है ना। तो हमारा ना एक चैप्टर है 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, उसमें ना एक प्रोजेक्ट था, उसका नाम था एचजीपी। एचजीपी का मतलब था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के तहत जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब इसके रिजल्ट को बुक पर लिखने की कोशिश करी गई, तो बेटा पता है एक इंसान का जो डीएनए होता है उसके बारे में जब हमने लिखना शुरू करा, तो एक मोटे तौर पे समझ लो जितनी बड़ी हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास की, क्योंकि वो स्टेटमेंट ये कहती है कि एक पेज पे 1000 अल्फाबेट आ जाए और एक किताब में 1000 वर्ड हो। आपकी एनसीईआरटी में अप्रोक्सीमेट 1000 पेज हो, आपकी एनसीईआरटी में अप्रोक्सीमेटली 300 पेज है, तो 300 300 300 और 100 तो लगभग 1000 पेज की इतनी मोटी एनसीईआरटी हो गई। एनसीईआरटी जितनी लंबी, एनसीईआरटी जितनी चौड़ी और इतनी मोटी किताब में जब हमने डीएनए के बारे में लिखने की कोशिश करी, तो एक किताब पूरी भर गई, फिर दूसरी किताब पूरी भर गई, फिर 100 किताबें भर गई, फिर उसके बाद 1000 2000 3000। समझ रहे हो आप। यानी अभी हम एक जैसे हम बोलते हैं ना, एक रजिस्टर पूरा भर गया, अब उसको रख के उसके आगे अब लिखना शुरू करते हैं, फिर तीसरा उसके आगे। ऐसे नहीं हम कॉपीज बना रहे हैं, एक भर गई उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर ऐसे। भाई साहब 3300 किताबें छपी, इतनी मोटी। तो अब सोचो तुम डीएनए कितना वास्ट टॉपिक होगा, जिसमें एनसीईआरटी जितनी लंबा, एनसीईआरटी जितनी चौड़ा और एनसीईआरटी से लगभग 3.25 गुना मोटा अगर किताब को छापा जाए, तो लगभग 3300 किताबें छप गई थी आपकी। तो मैं आपको, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो डीएनए की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, किसी को पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक वास्ट लेवल है। हाँ, हम 11th और 11th के रिगार्डिंग जो कुछ भी नीट में आ सकता है उसके रिगार्डिंग ये हमारी आज की वीडियो है। तो बेटा हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा चलिए, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है जरा समझते हैं। हमारा टॉपिक जो है बेटा वो डीएनए है ना बेटा। डीएनए, डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो डीएनए क्या हो गया बेटा, फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही है बेटा। तो मैं थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करूं, एक ब्रीफ डिस्कशन, एक हल्का सा समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा बेस, कि बेटा एक साइंटिस्ट था, नाम था उसका रॉबर्ट हुक। इसने क्या करा बेटा, इसने सेल की डिस्कवरी करी। ये बात सबको समझ में आती है बेटा, इसने सेल की डिस्कवरी करी। फिर क्या हुआ, फिर एक साइंटिस्ट था, उसने बोला इस सेल के अंदर एक डेंस मास होता है। उसने बोला सेल का एक सेंट्रल डेंस मास है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बेटा ये किसने खोजा आपका, ये किसने खोजा बेटा, ये था आपका रॉबर्ट ब्राउन। सही ना। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब इसके न्यूक्लियस की बात चली, तो ये देखा गया इस न्यूक्लियस के अंदर ना कोई एक एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। कोई ना कोई इस न्यूक्लियस के अंदर एसिड पाया जाता है। ये किसने बताया बेटा, माइस्चर। और भी साइंटिस्ट थे, अकेला ये नहीं था, ठीक है ना। तो माइस्चर ने बेटा ये बोला कि इसके अंदर कोई ना कोई एक एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, जो बाद में जाके, ऑटो फोकस कुछ हो रहा है क्या, स्टेटमेंट सही दिख रही है बेटा, कुछ हेजीनेस दिख रही है क्या। चलिए अभी क्लियर हो गया ना शायद, हाँ ठीक है बेटा। देखिए तो क्या हुआ बेटा, माइस्चर था, इस माइस्चर ने क्या बोला, इस माइस्चर ने बोला कि एसिडिक
कोई कैरेक्टर होता है, और हमें ये पता है कि इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको आज के टाइम पर हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया आपका? न्यूक्लिक एसिड आपने सुना होगा नाम, एक आरएनए का, एक नाम सुना होगा आपने डीएनए का, सही ना भाई? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये बात बिल्कुल सच लगती है कि हाँ यस, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। चीजें क्लियर है बेटा? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात बच्चे किसी को? ठीक है ना? चलिए अब हम अगर आगे बात करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक 11th क्लास का डीएनए को लेकर है, तो मैं उसको लेके बात समझाने की कोशिश करता हूं। तो कहानी ये हुई बेटा कि अगर मैं देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं बोलूं कि यार डीएनए बना किससे, अगर डीएनए के बारे में मैं कंपोनेंट्स की बात करूं कि डीएनए कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है बेटा, तो डीएनए बना हुआ है सबसे पहले पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से। दूसरा किससे बना हुआ है बेटा? दूसरा बना हुआ है आपका ये नाइट्रोजिनस बेस से। और तीसरा किससे बना हुआ है? ये फॉस्फोरिक एसिड से। मैं एक एक करके अब इनके बारे में बताने की कोशिश करता हूं बेटा, ठीक है ना? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर के बारे में बात करें बेटा तो इसमें वर्ड आ रहा है पेंट, और पेंट का मतलब है यहाँ पे 5, और यहाँ पे वर्ड है बेटा शुगर, तो शुगर क्या हो गया? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट। कोई कंफ्यूजन वाली बात बच्चे किसी को? क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अब हुआ क्या खेल? हुआ ये खेल आपका कि यार ये बार बार एसी एडजस्ट करना पड़ रहा है बच्चे। चलिए, फिजिक्स का कंसेप्ट है सिंपल, लेंस पे फोक जमने लग जाती है, फिर वो धुंधला सा होने लग जाता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। बाहर ठंडा है तो अंदर भी ठंडा रखना पड़ता है। चलिए बेटा देखिए, तो अब क्या हुआ यहां पर पेंटोज में अगर देखा जाए तो बेटा पेंटोज में यहां पेंट का मतलब क्या है? यहां पेंट का मतलब है 5 वर्टेक्स। पेंटोज शुगर एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कितने वर्टेक्स पाए जाएंगे बेटा आपके? जिसके अंदर कितने वर्टेक्स पाए जाएंगे बच्चे? 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कैसी भी शेप बना लो आप, ऐसी बना लो, ऐसी बना लो, जैसे में तुम खुश हो। 1 2 3 4 5 वर्टेक्स आपके 5 ही होंगे। और साथ में क्या होता है बेटा? साथ में ये होता है कि इसके अंदर 5 क्या पाए जाते हैं आपके? 5 इसके अंदर पाए जाते हैं आपके कार्बन। अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि यार आप कोई बेंजीन या फिनॉल बनाते हो तो उसमें जब आप ऐसे करके कोई भी शेप बनाते हो तो ये शेप आपके यहाँ पे कार्बन 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 ऐसे दिखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे कार्बन होते होंगे, पर बेटा ऐसा नहीं होता है। इसका जो बिल्कुल टिप होता है, ये टिप जो होता है ये इस पर हमेशा आपका क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 4 कार्बन तो रिंग में होते हैं, और जो 5वां कार्बन होता है वो इस रिंग से बाहर होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये जो बाहर वाला होता है इसको हम अल्फा कहते हैं। अल्फा है ना, अल्फा पोजीशन वाला अल्फा कार्बन। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे ना होके ऐसे होता है। कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को? समझ में आ रही बात? टॉपिक क्लियर है बेटा? फॉग को सही करा जाए बेटा। चलिए ठीक है, अभी हो जाएगा ठीक, ये फॉग आने लग गया। तो जो हमारा ये पेंटोज शुगर है, मैं इस पेंटोज शुगर को 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूं। एक को बोलूंगा बेटा राइबोज शुगर, ठीक है बच्चे, और एक को बोलूंगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है ना? डीऑक्सी राइबोज शुगर। कोई कंफ्यूजन? देखो राइबोज शुगर का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना? देखो हमने क्या करा, इस तरीके से यहां तो ऑक्सीजन होगा, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4। तो ये 1 2 3 और 4, और 5वां कार्बन कहाँ हो गया बेटा? ये बाहर। सही है ना? सही से नहीं बन रहा यार, सही से बनाऊंगा ना। देखो
बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, रिंग में 4 कार्बन हो गए, 5वां हो गया ये बाहर। अब देखो है क्या है ये बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा। देखो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे ना, तो केमिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट अलग होते हैं, मैं बायो के हिसाब से सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर कार्बन पे क्या जोड़ो बेटा, हर कार्बन पे आप OH जोड़ दो, इतना तो कर लोगे। कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट, सबकी वैलेंसी 4 पूरी कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरी है, 1 2 3 4। जहां जहां रह गया वहां वहां क्या लगा दो बेटा, वहां वहां लगा दो आप हाइड्रोजन। बताओ राइबोज शुगर का डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया राइबोज शुगर का डायग्राम? क्लियर है बेटा? सही है। चलो अब आ जाओ आगे। एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है डीऑक्सीजनेशन, नाम सुना होगा आपने। डीऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो बायोमॉलिक्यूल का कंसेप्ट है, ये जो डीएनए का कंसेप्ट है, ये आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो। 12th क्लास के भी अंदर आएगा आपका ये बायोमॉलिक्यूल का कंसेप्ट, समझ में आई बात? वहाँ पे आप ये डीएनए स्ट्रक्चर सब पढ़ोगे। वहाँ पे कुछ उल्टा पढ़ोगे कि यहाँ पे ये HOH है, यहाँ पे ये उल्टा लिख देंगे, OH अंदर H बाहर, उतना हमें नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात? हमें उतनी बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें बायो के हिसाब से कंसेप्ट समझना है बस। ये केमिस्ट्री में इसका पैटर्न होता है कि इस तरीके से पैटर्न चेंज हो जाता है, ये वो, तो वो उतना हमें नहीं, हमें ये सिंपल पता होना ये क्या है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से ऑक्सीजन हटानी है आपको। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है बेटा? इसका क्या मतलब है कि हर जगह से आप ऑक्सीजन हटाओगे? नहीं, इसका सिंपल मतलब ये होता है, क्या करो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे बच्चे आप, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही बना लो आप। सब जगह पे OH जोड़ दो, सब जगह पर कार्बन के, और जहां बच जाए वहां पे क्या लगा दो, H। बताओ ये कौन सी शुगर बन गई? राइबोज शुगर। कौन सी शुगर बन गई? हमारी राइबोज शुगर। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? तो ये हमारी राइबोज शुगर बन गई। अब क्या है आपका, अब ये है कि ये जो राइबोज शुगर है, हमें क्या करना है, जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन ये दिख रहा है, यहां से आप ऑक्सीजन हटा दो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, हमने कहां से हटा दिया? सेकंड कार्बन से। तो अब ये स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो अब ये कौन सी शुगर कहलाएगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ऐसी शुगर जो राइबोज शुगर के डीऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन से बनती है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी कहलाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा इसमें? इसमें हर जगह पर OH होगा, हर जगह, इसमें हर जगह OH होगा, बस जो सेकंड कार्बन है उसमें H होगा। राइबोज शुगर क्या करती है बेटा? राइबोज शुगर इस्तेमाल होती है आरएनए को बनाने में। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें R से राइबोज शुगर होती है, तो राइबोज शुगर वाला राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है बेटा? जो किसको बनाती है? आपके डीएनए को। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बनती है, यानी डीएनए में आरएनए के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? तो ये ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर बेटा कम होती है, ठीक है ना? चलो बेटा, क्या क्या एडजस्टमेंट लगानी पड़ती है। फिजिक्स ना होता तो बेटा क्या करते बताओ, और बायो ना होता तो भी क्या करते? हम बायो को हल्के में थोड़ी ना ले सकते हैं। चलो बच्चे, तो यहां तक कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड की। हमने पेंटोज शुगर पढ़ लिया, अब हमारा दूसरा वर्ड आता है बेटा नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस क्या है बेटा? बेस आ रहा है, यानी ये कोई ना कोई एक बेसिक कैरेक्टर वाला कंपोनेंट है, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है बेटा? नाइट्रोजन। इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? नाइट्रोजन। तो कोई भी ऐसा बेसिक कैरेक्टर जिसमें क्या पाया जाए? आपका नाइट्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजिनस बेस। कोई दिक्कत? ये समझ में आ रही है बेटा? तो ये आपका नाइट्रोजन बेस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। ज्यादा फॉग आ रही है क्या बच्चे?
अभी हो जाएगी सही। तो ये आपका ये नाइट्रोजन बेस। अब आ जाओ आगे बेटा, देखो नाइट्रोजनस बेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं बेटा प्यूरीन और एक को हम बोलते हैं बेटा पायरिमिडीन्स। तो एक हो गया बेटा प्यूरीन, एक हो गया पायरिमिडीन। नाम ऐसे हिंट याद रखो, जो आपका छोटा है, जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। ये कैसा होता है बेटा, ये इस तरीके से डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक और एक, दो रिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है बेटा, डबल रिंग स्ट्रक्चर। अब जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर होगा छोटा, ऐसे याद रखो। तो ये क्या होता है, ये आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपकी एक रिंग जो होती है वो होती है हेक्सागोनल, और जो दूसरी रिंग होती है वो कैसी होती है आपकी, पेंटागोनल। यहां पे अगर हम देखें तो इसमें एक ही रिंग होती है और वो कैसी होती है आपकी, हेक्सागोनल। मान लो अगर मैं इसमें नंबर लिखना चाहूं, कार्बन मान लो इसमें मैं ऐड करना चाहूं, तो इसमें कार्बन कहाँ कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह आ जाएगा। इसलिए हम इसको 9 कार्बन मेंबर बोलते हैं बेटा। ये मत कर देना 6 ये 5 ये तो मिला के 11, भैया 2 कॉमन भी तो आ रहे हैं। क्लियर है बेटा। यहां हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर 6 जगह आ जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं पायरिमिडीन को क्या, 6 कार्बन मेंबर। तो ये आपकी 6 कार्बन मेंबर कहलाता है। बताओ बेटा कोई कंफ्यूजन, चीजें क्लियर है ना। अब थोड़ा सा डिटेल में समझना बेटा, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हम प्यूरिन्स के बारे में बात करते हैं, प्यूरिन्स के बारे में बात करते हैं। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। नंबरिंग याद रखनी है आपको, यहां से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6, यानी ये रिंग कैसे जा रही है आपके इधर को, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक। फिर यहां पे क्या आ गया, 5 6, यहां पे हो गया आपका 5 6 तो हो ही गया। उसके बाद यहाँ पे 7 8 9, यानी अब ये रिंग कैसे जा रही है आपकी, ऐसी, और ये हो गई आपकी क्लॉकवाइज। तो हेक्सागोनल एंटी क्लॉक होती है, पेंटागोनल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। पहली बात समझ में आ गई। नंबरिंग यहां से याद रखनी है। बाईसाइक्लिक होती है, 2 रिंग होती हैं, 4 नाइट्रोजन होते हैं, पोजीशन 1 पर 3 पर 7 पर 9 पर, सही ना। 5 नहीं लिखना है, 1 एक छोड़ के 5, एक छोड़ के 5, एक छोड़ के 3 तो है ही, 5 नहीं, फिर एक छोड़ के 7 और 9, तो 1 3 7 और 9। तो ये बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बेसिक करेक्टर है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तभी तो हम इसको नाइट्रोजन बेस कह रहे हैं। ये समझ में आ रही है, तो क्लियर होगी बेटा। तो ये बात समझ में आई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं पहले बता चुका हूं, 9 कार्बन मेंबर कहलाता है। यहां हम काउंटिंग करें तो यहां पर क्या होता है, ये मोनोसाइक्लिक सिंगल रिंग है। नाइट्रोजन 2 पोजीशन पे होती है, 1 और 3, इसमें 2 होती है। आप साफ साफ देख लो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है डाई न, तो डाई का मतलब क्या हो गया, 2, और ना का मतलब समझो बेटा नाइट्रोजन। तो जिसमें 2 नाइट्रोजन पाए जाए, हिंट समझ लेना, इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। अब एक रिंग है तो 2 नाइट्रोजन होंगे, तो 2 रिंग हो जाएगी तो 4 हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखो, इसमें कितने होते हैं बेटा, 4 नाइट्रोजन। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है बेटा। तो इसके अंदर आपके 4 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन के नंबरिंग करने आ गई, 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक कर दो, फिर 7 8 9 क्लॉक कर दो, 1 3 5 पे नहीं करना है, 7 और 9 पे कर दो नाइट्रोजन। डबल रिंग है, वो सिंगल रिंग है तो हाफ कर दो, 1 और 3 पर आपके नाइट्रोजन। कोई प्रॉब्लम, चीजें क्लियर है बेटा, सही। अब एक बात समझो आप ध्यान से, एक हिंट याद रखो, कई टीचर बताते हैं यही हिंट कि प्योरिन वर्ड आ रहा है ना, तो एक हिंट याद रखो, प्योर एज सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, ए और जी, यानी Ag। तो जो प्यूरिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ए और एक जी। ए का मतलब होता है एडिनाइन और जी का मतलब होता है ग्वेनाइन, समझे। अब देखो ये आपके पास प्यूरिन था, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये जो अलग है यही तो उठा के देखा जाए तो ये है।
यानी अगर मैं पायरिमिडीन को क्या कर दूं बेटा, कट, ये इसका हिंट है, याद रखना। अगर मैं इसको कट कर दूं तो क्या बन जाता है आपका, पायरिमिडीन। तो सी से क्या याद रखोगे बेटा, सी से याद रखोगे साइटोसिन, 3 प्रकार का होता है ये हो गया बेटा यूरेसिल, और ये हो गया आपका थायमीन। क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात। एक रिसर्चर था, एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था बेटा अरविंद चारगाफ। उस अरविंद चारगाफ ने क्या कहा बेटा, उस अरविंद चारगाफ ने क्या करा, उसने बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल बनाया। और बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल में उसने ये बोला कि डीएनए है, बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल ये कहता है कि एक अगर आपके पास प्यूरीन है तो वो अपने पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। एक प्यूरीन है तो बेटा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। समझ में आई बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात, तो ये अपने पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। क्लियर है। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो आपका प्यूरीन था कौन सा किसके साथ जुड़ेगा, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके पास अगर ए है तो वो टी के साथ जुड़ेगा, और जी है तो ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां हम बात करें तो ए जो है वो यू के साथ और जी जो है वो सी के साथ जुड़ता है। यानी क्या समझे आप, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है और आरएनए में थायमीन नहीं होता है, ठीक है ना। 5 में से केवल 4 ही पाए जाते हैं। ये कितनी बार, ये मिलियंस बार रिपीट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये वैरायटीज देखी जाए तो केवल 4 ही होंगी आपकी, सही है ना। चाहे वो एटीजीसी हो चाहे वो एयूजीसी हो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम। अब बेटा समझते हैं इनके जरा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। मैंने अभी अभी बताया आपको प्योर एज सिल्वर, सिल्वर का हो गया AG, मतलब A और G, ये आपकी वैरायटी हो गई प्यूरिन की। नंबरिंग मैंने पहले बताई थी आपको, 1 2 3 4 इस तरीके से एंटी क्लॉक, और 7 8 9 ले लो बेटा क्लॉक। 1 3 पर नाइट्रोजन, 7 9 पर नाइट्रोजन, 5 पर नहीं लेना है, ठीक है ना, एक छोड़ के, ये आपका मैंने बताया था अभी। अब एडिनाइन का वर्ड याद रखो बेटा, देखो ए से एडिनाइन है, हिंट याद रखना। तो ए से हमें क्या वर्ड याद रखना है, अमीनो। टॉप पोजीशन क्या है, बिल्कुल टॉप पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, ठीक है ना। कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 पर। तो एडिनाइन का क्या नाम हो जाएगा, 6 अमीनो प्यूरिन, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। साइंटिफिक या केमिकल नेम, समझ गए बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात किसी को, चीजें क्लियर है ना बेटा, सही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहां पे क्या आ गया आपका, यहां पर आ गया आपका अमीनो, तो ये हो गया 6 अमीनो प्यूरिन। अब दूसरा वर्ड आता है ग्वेनाइन। ग्वेनाइन के लिए वर्ड याद रखो बेटा, ग्वेनो। ग्वेनाइन में क्या आएगा, N और O। टॉप पोजीशन क्या है बेटा आपकी, O की, तो दूसरी पोजीशन पे क्या जाएगा आपका, दूसरी पोजीशन में टॉप पर O है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, टॉप मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पर क्या आ जाएगी आपके अमीनो, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। 2 पोजीशन पे 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। सबको समझ में आया, वो देख लो नंबरिंग वैसे चल रही है, एंटी क्लॉक चल रही है, इधर से क्लॉक चल रहा है, सही है बच्चे, कोई कंफ्यूजन। तो ये प्यूरिन के केमिकल नेम कैसे लिखे गए, समझ में आ गया बच्चे, कोई भी दिक्कत, ठीक है बेटा। अब आ जाओ आगे। पायरिमिडीन का मैंने हिंट बताया था क्या, कट। प्यूरिन को जब हम कट कर देते हैं, डबल रिंग को जब हम कट कर देंगे तो वो सिंगल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही आपका क्या होगा बेटा, वही होगा आपका पायरिमिडीन। तो अब देखो इसको कैसे करोगे, इसकी नंबरिंग वही चल रही है, हमने यहां से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये सब क्लॉकवाइज। तो अब देखो क्या है, साइटोसिन की बात करते हो, उसमें देखो अब कंपेयर करना ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो सबकी सेकंड पोजीशन पे O लगा दो, पहली बात, सेकंड पोजीशन पे O लगा दो, सेकंड पोजीशन पे O लगा दो। मैंने ये स्ट्रक्चर पहले से इसलिए बनाया ताकि मैं आपको कंपेयर करके बता पाऊँ कहाँ पे क्या है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको। अब क्या खेल हुआ, देखो सब पे O लगा दिया। अब देखो उस वाले का मतलब जो प्यूरिन था उसके सबसे ऊपर क्या आ रहा था, A से अमीनो, इसके सबसे ऊपर लगा दो A से अमीनो,
उसके दूसरे वाले पर क्या आ रहा था, सबसे ऊपर ऑक्सीजन, इसके दूसरे वाले पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। इसके पहले पे क्या आ रहा था ऊपर, अमीनो, दूसरे पे क्या आ रहा था, ऑक्सीजन। तो हमने भी इसमें यही कर दिया, पहले पे अमीनो दूसरे पे ऑक्सीजन, तो नाम क्या हो गया, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। तो साइटेशन का दूसरा नाम क्या होता है, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। अब यहां सेकंड पर भी है, 4 पे भी है, तो 2,4 डाई ऑक्सी, 2 हो गए ना पायरिमिडीन। अब ध्यान से समझ लो बेटा, थर्ड बनाना है तो पहले सेकंड बना लो। सेकंड कैसे बनाओगे, यही सेम टू सेम, यहां पर ओ आ जाएगा, यहां पर ई। अब देखो बेटा, यहां पे बढ़ा रहा है थाई, तो थाई से मिलता हुआ क्या बढ़ा रहा है बेटा आपका, मिथाइल। थाई से मिलता जुलता मिथाइल, तो आपने पहले थर्ड बनाना तो पहले 2 बना लो, और 2 के बाद क्या करो बेटा, इसकी 5th पोजीशन में कौन सा ग्रुप लगा दो बेटा, मिथाइल। सही, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2,4 डाईऑक्सी मिथाइल। तो 2,4, 4 के बाद 5, 5 में क्या आ गया, थाई का मिथाइल और ऑक्सी पायरिमिडीन। बेटा इससे सिंपल हिंट शायद आपको नहीं मिल सकता, आपको इससे ज्यादा सिंपलेस्ट वे में ये स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन पायरिमिडीन्स नहीं समझाए जा सकते बेटा। समझ में आई बात, मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होगी सबको, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताएं। नहीं, ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बात करें। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा अभी, कि जितने आपके प्यूरिन होंगे, आपके अगर 4 प्यूरिन हैं तो आपके पायरिमिडीन भी कितने होंगे, 4। इसका मतलब यह है कि 4 अगर ए है तो ए किसके साथ जुड़ रहा था, टी के साथ। अगर आपके पास 10 जी हैं तो ये कितने होंगे आपके, 10 सी। ये बात समझ में आई। अब इसके ऊपर अगर मान लो मैं क्वेश्चन रखूं और मैं ऐसे लिख दूं कि हमारे पास डीएनए है, हमारे पास ये एक डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस हैं, वो नाइट्रोजन बेस टोटल कितने हैं बेटा आपके, वो टोटल है मान लो आपके पास 100। चीज़ें क्लियर आ रही है, कोई कंफ्यूजन। अब उनमें से जो एडिनाइन है वो है आपके 20, और मुझे उसमें से साइटोसिन निकालने, साइटोसिन की मात्रा। तो अब बताओ कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात, हमें क्या पता है, जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, यानी टी भी कितने हो जाएंगे, 20। जितने सी हैं उतने ही जी हो जाएंगे, मानते हो इस बात को। ये अभी हमें पता नहीं है, बस इतना पता है दोनों इक्वल होंगे। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए टी जी और सी को सबको मिला दूं तो ये कितने हो जाते हैं आपके 100। तो ये हो गया 20 प्लस 20। अब जी और सी तो बराबर होते हैं ना, तो मैंने इनको इक्वल कर दिया। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा किसी को, तो ये कितना हो गया आपका 40 प्लस 2c इक्वल्स टू 100। तो 2c इक्वल्स टू कितने हो गए बेटा, उधर ले जाओगे तो कितने रह जाएंगे 60, और c कितने हो जाएंगे आपके 30। कोई प्रॉब्लम वाली बात, कैसे कैलकुलेट किया सबको समझ में आया बच्चे, कैसे कैलकुलेट किया समझ में आ गया ना बच्चे। तो इस तरीके से ये आपका सी आ गया। वो बोलता है जी कितने होंगे, तो जितने सी हैं उतने जी होंगे, तो ये भी हो जाएंगे 30। समझ गए, चीजें क्लियर है ना। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है। कैसे, एक और क्वेश्चन ले ले, मान लो इसी की वैरायटी के ऊपर मैं ये कह दूं, मेरे पास जो नाइट्रोजिनस बेस है, मेरे पास जो नाइट्रोजिनस बेस है बेटा, वो है मेरे पास 1000, सही ना। उसमें से मेरे पास क्या है बेटा, ए जो है, ठीक है ना, वो मेरे पास है 10%, सही ना। तो मुझे पायरिमिडीन्स निकालने हैं, कितने होंगे। अब डीएनए की बात चल रही है, ये बात किसकी चल रही है बेटा, डीएनए की। तो पायरिमिडीन उसमें क्या होंगे बेटा, मैंने बताया ना कट, तो इसमें डीएनए में यू तो होगा नहीं, तो मुझे सी प्लस टी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो दो तरीके हैं। पहली बात, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जितने भी नाइट्रोजन बेस होते हैं, सिंपल ट्रिक है, उसमें हाफ होते हैं आपके प्यूरिन और हाफ होते हैं बेटा पायरिमिडीन। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये तो वैसे ही दे दिया कंफ्यूज करने के, डायरेक्टली क्या करो, आपके पास 1000 है, उसका हाफ कितना होगा 500, आपके पायरिमिडीन कितने हो जाएंगे 500। लेकिन चलो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। तो कैसे करते हैं बेटा, ए जितना होगा उतने ही टी होगा, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 10%। अब 10% कैसे निकलेगा बेटा, सॉल्व करना आता होगा, 10 को परसेंटेज हटा के सॉल्व कर दो, ये हटा दो, तो कितना आ गया आपका बेटा, ये आ गया आपके 100। कोई कंफ्यूजन।
अब जितने ए हैं उतने ही हमारे टी हैं, दोनों 100 हैं। अब हमें जी और सी तो पता नहीं है, पर ये पता है जी और सी बराबर होते हैं। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या कर दिया, ए टी जी और सी बराबर 1000 है। ये कितना हो गया बेटा, 100 प्लस 100, और जी और सी तो हमें पता नहीं अभी, हमने जी और जी मान लिए। तो ये कितना हो गया, 2g। 1000 में से 200 जाएंगे, शॉर्टकट मार दें तो कितना हो जाएगा, 800, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 400। जितना सी होगा उतना ही जी होगा, दोनों 400। अब देख लो पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, काउंट कर लो। पायरिमिडिन क्या होते हैं, सी और टी, सी और टी। सी कितना निकला आपका, 400। टी कितना था आपका, 100। कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ गया, 500। यही मैंने बताया था आपको। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? डन। चलिए, तो मेरे हिसाब से नाइट्रोजन बेस आपको समझ में आ गए। अभी तक हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक पेंटोज शुगर पढ़ चुके हैं और एक नाइट्रोजनस बेस पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो जो बेटा तीसरी चीज आती है ना, वो चीज आती है आपकी फॉस्फोरिक एसिड। अब मुझे फॉस्फोरिक एसिड जो देखें उसका फार्मूला होता है H3PO4। यहाँ पे हो गया P, ये हो गया बेटा OH जोड़ दो, OH जोड़ दो, OH जोड़ दो, डबल बॉन्ड ये, तो इसकी 5 वैलेंसी और ये सब चीजें कंप्लीट। ये इसका स्ट्रक्चर। ये प्रॉब्लम है बेटा, अब खांसी शुरू हो गई कि अब एसी डायरेक्ट आ रहा है मुंह पे। चलिए, अब क्या खेल देखो। अब मुझे ये H3PO4 क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट। फॉस्फेट, और फॉस्फेट क्या होता है, नाम सुना है आपने, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी एक प्रकार से ये एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है ना। हम ऐसा मान सकते हैं ना कि जहां पर भी ये आ गया आपका फॉस्फेट, वहां पे एनर्जी होगी। ठीक है ना? अब इस चीज को मैं कुछ कॉम्बिनेशन से अगर दिखाने की कोशिश करूं आपको, मैं कुछ कॉम्बिनेशन अगर समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं वर्ड ले लेता हूं आपका कौन सा, न्यूक्लियोसाइड। अब मैं बोली यार न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो जो आपका पेंटोज शुगर था उसमें मैं क्या जोड़ दूं बेटा, आपका नाइट्रोजनस बेस। ये रहा आपका पेंटोज शुगर, इसमें मैं क्या जोड़ दूं बेटा, आपका नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है इसे मैं क्या कहूंगा बेटा, न्यूक्लियोसाइड। पर क्या इसमें कहीं पे हमको फॉस्फोरस दिख रहा है, नहीं। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का इनएक्टिव है, ऐसे मान लो आप। ये इनएक्टिव फॉर्म है, काम नहीं कर रही इस वक्त, एनर्जी है ही नहीं। अब ये जो जुड़ा है आपस में तो किसी ना किसी बॉन्ड से तो जुड़ा होगा ना ये, तो बेटा इस बॉन्ड का क्या नाम है, इस बॉन्ड का नाम है बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह दो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह दो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन देखूं और मैं वर्ड लिख दूं न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने क्या करा, ऐसे समझो आप कि वो जो इनएक्टिव पड़ा हुआ था न्यूक्लियोसाइड, मैंने उसको एनर्जी दे दी। पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट वाला है ना, तो मैंने उसको क्या करा बेटा, मैंने उसको एनर्जी दे दी। अब जब मैंने उसको एनर्जी दे दी तो अब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड क्या था, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये रहा आपका पेंटोज शुगर, ये रहा आपका नाइट्रोजन बेस, और तुमने क्या करा, फॉस्फोरस को जोड़ दिया। अब एक बात ध्यान से समझा, मैंने आपको साफ साफ एक बात बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो, मैंने आपको साफ साफ एक बात बताई थी कि ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये क्या है, वर्टेक्स के हिसाब से। पर कार्बन कहाँ से हो रहे थे चालू आपके, अगर आपको याद आ रहा हो, तो जो हम कार्बन बना रहे थे वो कार्बन बना रहे थे हम यहाँ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये रहा आपका 5वां कार्बन। मैं यहां पर कार्बन दिखाऊं या ना दिखाऊं, इट्स अंडरस्टूड कि फॉस्फोरस 5th कार्बन से जुड़ा है आपका, इसलिए जिस एंड पर फॉस्फोरस होता है उस एंड को हम 5 प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने 5 प्राइम लिख दिया तो इसका मतलब ये है
कि ये जो आपका है ये आपका फिफ्थ पोजीशन वाला फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया सबको बेटा? कोई दिक्कत? चलिए आगे आ जाओ। अब मैं क्या करूं, जो हमारा ये था टॉपिक में, अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लिक एसिड की, तो अब मैं क्या करूं, मैं न्यूक्लियोटाइड जो थे, ये एक न्यूक्लियोटाइड था, इसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मैं जोड़ देता हूं, और जब मैं इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ देता हूं, ये आपका न्यूक्लियोटाइड बेटा पहला, कोई सा भी नाइट्रोजन बेस लगा दूं तो समझाने के लिए बताया बस, जो तुम्हारा मन करे। ये हमारे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स है। अब हमने क्या करा बेटा, इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया एक बॉन्ड से। देखो पोजीशन क्या थी, आपको याद आ रहा होगा आपका, ये पहले यहां पर हो गया आपका कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तीसरे कार्बन पर हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है, डायग्राम याद आ रहा है कुछ पेंटोस शुगर का? कोई सा भी देख लो आप, थर्ड कार्बन क्या था बेटा, याद आ रहा है? ये दिख रहा है आपको, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। चाहे वो डीएनए का राइबोज शुगर हो, आरएनए का राइबोज शुगर हो, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, कोई सा भी हो, थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है आपका, OH। ठीक है ना? तो यही चीज मैं यहां दिखा रहा हूं आपको कि मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन इसकी थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है आपका, OH। क्लियर है बेटा? ये जो H, वो OH और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड होता है, इसके लिए बेटा वर्ड यूज होता है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। इसको हम फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। बताओ बेटा, कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? सही है, ये आपका फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है बेटा? तो ये कौन सा बॉन्ड था जो इसको जोड़ रहा था, मैंने अभी बताया था आपको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये क्या हो गया आपका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये जो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को मैं सिंपल ऐसे धागे से भी दिखा सकता हूं बस। अगर मैंने यहां पे लिख दिया 5 प्राइम, तो इसका मतलब यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस, क्योंकि फिफ्थ कार्बन से जुड़ा होता है। और यहां पे मैंने लिख दिया 3 प्राइम, तो ये कौन सा है आपका, थर्ड कार्बन, और थर्ड कार्बन क्या होता है आपका, यहां पर OH ग्रुप होता है। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बच्चा किसी को? चलिए अब आ जाओ आगे। अब मैं आगे समझाता हूं आपको। तो उस आगे में ये है बेटा मैं डीएनए का आपको एक मॉलिक्यूलर डायग्राम समझाऊं। मॉलिक्यूलर डायग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर डायग्राम का मतलब होता है जिसमें हम उसके कंपोनेंट्स को आराम से देख पाए। ये हमारे पास डीएनए था, सही है ना बच्चे? ये हमारे पास ऐसा डीएनए था। क्लियर? इस वाले एंड को हमने 5 प्राइम बोला, ये आपका 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम बोला, इसको 3 प्राइम। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे A जुड़ा होगा T से, G जुड़ा होगा C से, C जुड़ा होगा G से, ट्रिपल बॉन्ड, और A जुड़ा होगा T से। ये बात तो सबको पता है। तो इस ही डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मैंने सीधा सीधा बना दिया। एक धागा 5 प्राइम और ये 3 और अपोजिट ही अट्रैक्ट करते हैं, तो दूसरा इसका जो धागा होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात सबको पता है। यहां पर ऊपर A है तो यहां पर बेटा T हो गया, यहां पर G है तो ट्रिपल बॉन्ड से C हो गया, C है तो ट्रिपल बॉन्ड से G हो गया, और A है तो बेटा क्या हो गया, ये आपका T। कोई प्रॉब्लम? कुछ भी हो सकता है यहां पर, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं इस वाले डायग्राम को कंपोनेंट में देखना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट, तो बना ले बेटा। देखो कैसे बनाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला धागा कैसे बना सकते हैं। ऊपर वाले धागे को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम पहले, ये हमारा A हो गया, फिर हमारा क्या हो गया बेटा नीचे, ये हमारा G हो गया, फिर क्या हो गया बेटा ये हमारा, फिर ये हमारा C हो गया, और फिर क्या हो गया बेटा ये हमारा
फिर ये हमारा ए हो गया। बोलो कोई दिक्कत? इनको मैंने आपस में जोड़ दिया। इस एंड पे 5 प्राइम है तो मैंने इसको फॉस्फोरस तो 5 प्राइम होगी तो ऑब्वियस ही बात है, दूसरा वाला क्या होगा 3 प्राइम। कोई दिक्कत? अब क्या करा मैंने, अब मैंने ये कर दिया, ए किससे जुड़ेगा आपका टी से, ये किससे जुड़ेगा बेटा आपके टी से, जी ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ेगा बेटा सी से, सी जुड़ेगा आपका जी से, और ए किससे जुड़ेगा बेटा आपका टी से। अब आप क्या करोगे, अब अपोजिट डायरेक्शन में लाना है आपको, अब आपको 5 प्राइम इधर लाना है तो फॉस्फोरस इधर लाना पड़ेगा, फॉस्फोरस को तुम्हें इधर लाना पड़ेगा। इनको आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ दिया। अब ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा, ये 3 प्राइम। अब इसमें साफ साफ देख लो आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये साफ साफ नजर आ रहा है पेंटोज शुगर, ये साफ साफ नजर आ रहे हैं आपको नाइट्रोजिनस बेस, ये साफ साफ नजर आ रहा है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। और जिसमें तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वही कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर डायग्राम। तो ये डीएनए का मॉलिक्यूलर डायग्राम सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, सबको टॉपिक समझ में आया। एक एक बात बता रहा हूँ और फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए चीज़ों को समझा रहा हूँ, स्पेशली 11th क्लास की कंसिडरेशन में। 12th में तो बहुत सारा बवाल है, उसमें तो हमें रेप्लिकेशन, डीएनए पैकेजिंग, ट्रांसक्रिप्शन और पता नहीं क्या क्या बवाल है ना। अभी हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे किसी को नहीं ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्या था बेटा, दो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था बेटा उनका, उनका नाम था बेटा वाटसन एंड क्रिक, सही ना। दो साइंटिस्ट थे आपके वाटसन एंड क्रिक। इन वाटसन एंड क्रिक ने क्या करा बच्चे, इन वाटसन एंड क्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या करा, इन्होंने डीएनए का, दे गेव डबल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इन्होंने डीएनए का डबल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जो आपका इस तरीके का होता है, ये क्लियर है बेटा। इसके एक एंड को 5 प्राइम मैंने पहले बता दिया, दूसरा होगा बेटा 3 प्राइम, और हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ताकि इनमें अट्रैक्शन डेवलप होता रहे। कोई दिक्कत वाली बात, ये क्लियर है बच्चे, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। अब इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका, सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा इसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। एक स्ट्रैंड को बोलते हैं बेटा सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड वो होता है जो 5 to 3 की डायरेक्शन में होता है, और दूसरा हो गया बेटा आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस स्ट्रैंड कौन सा होता है बेटा, जो आपका इसके अपोजिटली 3 प्राइम से 5 की डायरेक्शन में होता है, उल्टा। एक 5 से 3 है तो सेंस, एक दूसरा हो गया 3 से 5 जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कहानी समझ में आई, कोई कंफ्यूजन वाली बात, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके बेसिकली अगर देखा जाए ये क्या है, ये आपके एक इस तरीके से एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसके आसपास जो है ये आपका घूमा हुआ होता है। ठीक है बेटा, ये उसके आसपास, ऐसा नहीं है कि यहां पे ऐसे जुड़ रहे हैं ना, ये दोनों हमेशा बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है ना। इनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, ये इनके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा एंटी पैरेलल। ये कैसे होते हैं आपके, एंटी पैरेलल होते हैं डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल का मतलब समझते हो क्या होता है बेटा, एंटी पैरेलल का मतलब पैरेलल तो है पर अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल तो है, पैरेलल तो है पर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल तो है पर अपोजिट डायरेक्शन में, 5 to 3, 3 to 5।
क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो हमें क्या नजर आ रहा है बेटा, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये कोई रियल में कोई मिक्स वाला पॉइंट नहीं है, ये बस ये है, ऐसा है, ये ऐसा है। अब मैं अगर इसको ऐसे टर्न कर दूं तो मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला हाथ मेरा इस वाले हाथ से टच कर रहा है, जबकि रियलिटी में तो ये अलग है ना, समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ लग रहा है, रियलिटी में मिल नहीं रहे हैं। ये जो हमें दिख रहा है ये आपका कहलाता है बेटा माइनर ग्रूव। छोटा सा गड्ढा मान लो, ये हो गया आपका जो ज्यादा अंदर तक चला गया, ये हो गया आपका मेजर ग्रूव। क्लियर है बेटा। तो माइनर और मेजर, तो हुआ क्या, हुआ ये आपका कि अल्टरनेटली आप देख लो, अल्टरनेटली यहां पर आपका ये माइनर, फिर आपका क्या हो गया यहां पर आपका ये मेजर, सही ना। किसी भी डायरेक्शन में देख लो, इधर देख लो तो माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर, अल्टरनेटली यहां हम देख लें तो यहां पर आपका क्या हो गया मेजर माइनर फिर मेजर फिर माइनर। कहानी समझ में आई। तो इस तरीके से आपका होगा, यानी यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर यह हुआ आपका कि यहां पर अल्टरनेटली आपका मेजर और माइनर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी साइड देख लो, किसी एक साइड। समझ में आई बात। फिर इसमें एक वर्ड आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं एक पिच। एक पिच, एक पिच क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन यार ये ऐसी नुकसान कर रहा टू कॉन्जिक्यूटिव मेजर और माइनर ग्रूव। मेरी बात शायद आपको समझ ना आई हो तो मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। अब ऐसी बंद करूंगा बेटा फिर वो फॉग हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि आप दो मेजर ग्रुप ले लो, ये एक मेजर ग्रुप, ये एक मेजर ग्रुप, तो इतने बीच का डिस्टेंस ये भी एक पिच कहलाएगा। या आप दो माइनर ग्रुप ले लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये भी एक पिच कहलाएगा। और एक पिच की लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर, याद रखना। सही बेटा। अब कोई से भी दो डिस्टेंसेस ले लो, कोई से भी दो डिस्टेंसेस, चाहे आप यहां से लेके यहां तक का इतना डिस्टेंस ले लो, ये वाला ऐसा वाला, चाहे आप इनके बीच का डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस हमेशा एक पिच कहलाएगा और ये डिस्टेंस हमेशा 3.4 नैनोमीटर होता है। क्लियर है बेटा, कहानी समझ में आई, सही है ना। तो इसकी जो लेंथ होती है पिच की वो कितनी होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर। अब आगे आ जाते हैं, अगर मैं एक पिच की बात करता हूं तो ये जो एक पिच होता है, इस एक पिच के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटा आपके, इसके अंदर होते हैं आपके 10। तो एक पिच के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा। तो 10 नाइट्रोजन बेस कैसे होंगे बेटा, देखो यहाँ पे मान लो इधर A है तो यहाँ पे T होगा, G है तो यहाँ पर C होगा, इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, इधर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और कोई सा एक 10। तो इस तरीके हर एक पिच में 3.4 नैनोमीटर में कितने बेस पेयर होंगे बेटा 10 बेस पेयर। तो अगर मैं दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं, इतने बीच का, मैं बोलूं जी इतने बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकल जाएगा 3.4 को कितने से डिवाइड कर दो बेटा 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। क्या कह रहा हूं समझ में आ रही है बात, इनके बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा आपका 0.34 नैनोमीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1 पिच अपॉन में नंबर ऑफ बेस पेयर, बीपी का मतलब होता है बेस पेयर्स, ठीक है ना।
1 पिच कितना हो गया 3.4, बेस पेयर कितने हैं बेटा 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। अच्छा एक बात समझ लेना, अगर आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना हो आर्मस्ट्रांग में, तो आपको पता ना आर्मस्ट्रांग में 10 होते हैं, तो 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 34 आर्मस्ट्रांग। तो एक ही बात है, 1 घंटा कह लो 60 मिनट कह लो, एक ही बात है, 3.4 नैनोमीटर कह लो 34 आर्मस्ट्रांग कह लो, यानी कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3.4 आर्मस्ट्रांग। करना कोई सा एक ही, कहीं 3.4 नैनोमीटर या पे आर्मस्ट्रांग लिख दो आप। चीजें सबको क्लियर हो रही है बच्चा, कोई भी चीज में दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? तो यहां तक कहानी समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक। फिर एक बात ध्यान रखनी है आपको, और वो ये याद रखनी है कि एक वर्ड आता है बेटा बैकबोन ऑफ डीएनए। देखो बेटा बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है, जिसमें एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से जुड़ी रहती है इस तरीके से। वो बात अलग है, यहां से साइड से इस तरीके से रिब्स भी निकल रही होती है, पर क्या रिब्स बैकबोन का पार्ट है? नहीं, जो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन में होता है। अब देखो मॉलिक्यूलर डायग्राम से क्या फायदा हुआ, मॉलिक्यूलर डायग्राम से ये फायदा हो गया, कौन किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, पेंटोज शुगर से फॉस्फोरिक एसिड, फिर पेंटोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड, फिर पेंटोज, ये डायरेक्ट सीक्वेंस बनाते चले जा रहे हैं। क्या नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ रहे हैं? नहीं, वो दूसरे से तो जुड़ रहे हैं पर आपस में नहीं जुड़ रहे ना। तो बेटा वर्टिब्रा कौन सी हो गई, ये तो मान लो रिब्स निकल रही है साइड से, ठीक है ना? तो बैकबोन ऑफ जो डीएनए है वो किससे बना होता है, समझ में आ गया बेटा? डीएनए का बैकबोन बना होता है आपका पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस से। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस से जो आपका बनता है वो है आपका क्या, वो है आपका बैकबोन ऑफ डीएनए। अब एक वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा, वो है आपका कि जो भी आपका सेंस स्ट्रैंड है वो हमेशा ही क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। किसका? टू एंटीसेंस। और एंटीसेंस वाला क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री किसके? टू आपके आरएनए, स्पेशली एमआरएनए। एक बात को समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये आपका डीएनए है, डीएनए का एक धागा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका अपोजिटली होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला क्या होगा बेटा, ये एंटीसेंस होगा। इसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री फिर से आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, पर ये होगा बेटा आरएनए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। एमआरएनए का मतलब क्या होता है बेटा, एम का मतलब मैसेंजर। हमारे डीएनए कोई काम करेगा, हमें हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने के लिए हमारा डीएनए रेस्पॉन्सिबल है, पर ये करेगा कब, जब उसको मैसेज कन्वे किया जाएगा। हमारा डीएनए डायरेक्टली कोई काम नहीं करता, ध्यान से समझ लो। हमारा डीएनए तो किसी ना किसी तरीके से एमआरएनए को बनाता है, मैसेज बनाता है। जैसा मैसेज बनेगा वैसा अमीनो एसिड होगा, ध्यान रखना, अमीनो एसिड कह लो या प्रोटीन कह लो, और जैसा प्रोटीन होगा वैसा फंक्शन परफॉर्म होगा। डीएनए डायरेक्ट कभी कोई काम नहीं करता है, डीएनए मैसेज बनाता है, मैसेज के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बनता है, और जैसा अमीनो एसिड बनता है वैसा काम होगा। अगर किसी की हाइट लंबी बननी है, किसी की हाइट लंबी बननी है, तो डीएनए लंबी हाइट बनाने का मैसेज देगा, फिर वो मैसेज देने का के अकॉर्डिंग लंबी हाइट वाला अमीनो एसिड बनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी लंबी हाइट बनेगी। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है बेटा? कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को? जुकाम हो रहा है, अब हो गया इसी में, समझ में आई बच्चे? ठीक है, मेरी बात अब जरा डीएनए की लैंग्वेज में मैं समझाऊं आपको, तो ऐसा समझो आप कि मेरे पास एक सेंस स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मेरे पास एक सेंस स्ट्रैंड है, समझ में आई बात? ये जो सेंस स्ट्रैंड है ये क्या है आपका, ये है आपका मान लो ए सी जी जी ए टी ए सी जी, इस तरीके से कुछ है ना, ध्यान रखना। अब हमें कोई काम करना है तो मुझे सेंस का क्या बनाना पड़ेगा, पहले एंटी सेंस।
तो हमारा डीएनए क्या करेगा, इसका बनाएगा एंटीसेंस। कैसे, मैंने अभी बताया था आपको कि ए है तो टी ला दो, जी है तो सी ला दो। तो ए का क्या आ जाएगा बेटा, टी, सी है तो जी, जी है तो सी, सी टी ए, फिर आपका यहाँ पर ए का टी, जी का सी, ए टी। आई बात समझ में। अब जब ये बन जाएगा तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या बनाओगे बेटा, आप इसके अकॉर्डिंग बनाओगे एमआरएनए। एमआरएनए फिर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। अब टी का क्या बनेगा बेटा, ए, जी का बनेगा सी, सी का जी, जी टी का ए का टी, टी का ए, जी का सी, ए का टी का ए। यहां तक कहानी समझ में आई, टी का ए का टी, ये समझ में आया। पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आरएनए अगर है तो उसमें टी नहीं होता, टी की जगह पे क्या आ जाता है आपका, यू। तो जहां जहां आपने टी लिखा है इसको क्या हो गया, ये हो गया गलत। अब टी की जगह पे क्या लगा दोगे, यहां पर यू। समझ में आई बात। तो आप क्या करोगे, इसको आप मिटाओगे और मिटा के इसकी जगह पे क्या बना दोगे आप, यू। इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका यू। कोई दिक्कत, चीजें क्लियर है, सबको कहानी समझ में आ गई। अब जैसा ये होगा उसके अकॉर्डिंग अब आपका काम होगा। जैसा ये होगा, ये एमआरएनए बन गया। अब ये एमआरएनए क्या करेगा बेटा, ये एमआरएनए बनाएगा अमीनो एसिड्स, और जैसा अमीनो एसिड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका, भाई अमीनो एसिड कह लो या प्रोटीन कह लो। अब उसके अकॉर्डिंग जो आप काम करना चाहते हो वो फंक्शन परफॉर्म होगा। सही है ना, वो फंक्शन आप जो भी चाहते हो परफॉर्म होगा। चीजें क्लियर है, समझ में आया बच्चे, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक वर्ड होता है बेटा जेनेटिक कोड, क्योंकि कोई भी काम होता है तो होगा कैसे। जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा, जेनेटिक कोड होता है आपका ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। जैसे आपने अगर कोई एक डीएनए लिया और उसमें इस तरीके से मैंने ये कुछ चीज लिख दी, तो ये जो तीन तीन का पेयर बन गया, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका नाइट्रोजन जेनेटिक कोड। सही है बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका जेनेटिक कोड्स। अब इस जेनेटिक कोड में अगर हम देखें तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसमें कोड कितने बन गए आपके, 3। और हर कोड क्या बनाता है आपका, अमीनो एसिड। तो यहां पे ऐसे मान लो अमीनो एसिड कितने बन गए आपके, 3 अमीनो एसिड। जेनेटिक कोड में बहुत सारे लोचे हैं, पर वो अभी 12th के हिसाब से हम उस पर बात नहीं कर रहे, अभी तो मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूं। क्या पूरा डीएनए एक ही काम करता है, नहीं बेटा, वो मल्टीपल काम करता है। कैसे करता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उस डीएनए में ये अलग अलग कोड हैं। अलग अलग कोड क्या करेंगे, अलग अलग अमीनो एसिड बना देंगे। और ये जो अलग अलग अमीनो एसिड हैं, ये अलग अलग अमीनो एसिड क्या करेंगे, अलग अलग आपके 3 प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। समझ में आई बात, चीजें क्लियर है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सही है बच्चा। देखो हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं ये सब इंसान के डीएनए को लेके पढ़ी हैं। डीएनए के कई टाइप होते हैं, मैं टाइप बताऊं आपको, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप जेड, डी, ई, बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे। हमारा जो इंसान का डीएनए होता है, जो टाइप बी होता है, ये है बेटा इंसान का डीएनए। तो मैंने जितनी भी तुम्हें जानकारी दी इंसान से संबंधित दी है। डिफरेंस क्या होता है, किसी में कोड का डिफरेंस होता है, किसी में पिच की लेंथ का डिफरेंस होता है, किसी में नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस का डिफरेंस होता है, कि इसमें इतने पाए जाएंगे, इसमें इतने पाए जाएंगे, इतने पाए जाएंगे। यहां तक कहानी समझ में आई, डीएनए के बारे में वर्ड समझ में आया। छोटे छोटे 1-2 टर्म्स मुझे और समझाने, थोड़ा समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये आपका क्या है, ये आपका डीएनए। इस डीएनए को हमने क्या वर्ड बोला बेटा, न्यूक्लियस का, यानी कि न्यूक्लिक डीएनए हो गया, यानी ये आपका न्यूक्लियस का डीएनए है। कोई कंफ्यूजन वाली बात। बाहर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, हमारे न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है आपका साइटोप्लाज्म।
और आपको एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, बहुत ध्यान से, कि हमारे साइटोप्लाज्म में भी डीएनए होता है। ये जो साइटोप्लाज्म का डीएनए होता है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए की क्या खास बात है? न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर है, इसलिए क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डीएनए। ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। दूसरी बात बेटा, ये कैसा होता है? राउंड। राउंड मतलब सर्कुलर। ये आपका सर्कुलर डीएनए है। समझ में आई बात? तो ये आपका कैसा है बेटा? ये सर्कुलर डीएनए। अब सर्कुलर डीएनए का मतलब क्या हो गया? इस तरीके का, ऐसा गोल डीएनए है। ये आपको दिख रहा है आपको? नॉर्मल डीएनए हमने कैसा पढ़ा? इस तरीके से, स्पाइरली कॉइल्ड, डबल हेलिकल। तो इसमें भी दो धागे होते हैं, इसमें भी दो धागे, ये भी आपका डबल हेलिकल होता है। कोई कंफ्यूजन? चीजें क्लियर है? अब हम जो समझने की कोशिश करेंगे बेटा, वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा डीएनए है, ये जो हम बना रहे हैं, जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए की क्या भाई, ये जो आपका होता है ये वाला जेनेटिक डीएनए, ये आपका क्या करता है? ये जो है ना आपका न्यूक्लियस वाला डीएनए, इसको हम जेनेटिक डीएनए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। माँ बाप के लक्षण बच्चे में जा रहे हैं, कोई तो डीएनए लेके जा रहा होगा ना, वो डीएनए होता है ये वाला हमारा स्पाइरली कॉइल्ड वाला। ये डीएनए क्या होता है बेटा? ये डीएनए कौन सा होता है? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए बेटा वो डीएनए होता है, मोटे तौर पे बताऊं, जो आपका बैक्टीरियल रेजिस्टेंट डीएनए होता है। बैक्टीरियल ना क्या के, एंटीबायोटिक कह लो आप, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। देखो कभी कभार क्या होता है आपका, इसके बहुत सारे काम है, जब ये टॉपिक डिटेल में आएगा तब बात करेंगे। तो मैंने मोटे तौर पे बात बताई है कि हाँ भाई ऐसा भी करके कुछ होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो आपका, आपको दवाई, बुखार आई, लड़की है मान लो, कोई लड़की को बुखार आया। अब बुखार आया तो बहुत परेशान हो गई, पापा बुखार आ रहा, बहुत तेज आ रहा। पापा मतलब लड़की लाइक परी, समझ रहे हो ना, परी है भाई साहब, ठीक है ना, कुछ भी कह लो आप उसे। अब पापा की फेवरेट भाई साहब, पापा तुरंत गए और भाई साहब बेहतरीन डॉक्टर से बेहतरीन दवाई लेके आए, बेहतरीन जबरदस्त। और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया 5 दिन तक आपको दवाई खानी है। भाई लड़की ने दवाई खाई, बिल्कुल सही, पहली खुराक में बिल्कुल ठीक। 99.99% मैं आपको गारंटी बता रहा हूं भाई साहब कि लड़कियां अगर दवाई से आराम मिल जाता है, जिस खुराक में आराम मिल जाता है, बहुत मुश्किल से अगली खुराक खाती हैं, दवाई नहीं खाती हो। मैं गारंटी से बता रहा हूं भाई साहब आपको। डॉक्टर ने बोला 5 दिन दवाई खाओ, लड़की ने एक खुराक खाई, पापा ने बोला तो दवाई खाई, शाम को आया, फिर पापा के प्रेशर में दवाई खा ली। भाई अगले दिन दवाई कहां पड़ी है पता ही नहीं, पता ही नहीं। जब आप ऐसा करते हो तो अब क्या होता है, अब आपको ठीक महसूस होता, पर तुम उसे गारंटी लगा लो 10 से 15 दिन के अंदर फिर बुखार आएगा, फिर तुम्हें याद आएगा अरे वो बहुत अच्छी दवाई थी, वो दवाई रखी है। अब तुम वो दवाई खा लो, दवाई असर ही नहीं करेगी, करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुमने इसके पीछे की साइंस नहीं समझी। डॉक्टर ने क्यों बोला था? क्योंकि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक खाने को 5 दिन इसलिए बोला क्योंकि जब एंटीबायोटिक अंदर जाएगी, वो जो बीमारी का बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को पहले वो कमजोर करेगा, कमजोर करके बेहोश करेगा, बेहोश करके उसको मारेगा, जब पूरा मर जाएगा तुम ठीक हो जाओगे। इसे होने में 4-5 दिन लगेंगे। तुमने जैसे ही वो दवाई खाई, पहली खुराक से जो आपका बैक्टीरिया था वो कमजोर पड़ गया, दूसरी खुराक से बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो वो बीमारी तो कर नहीं पाएगा, ऐसे समझो आप। अब जब वो होश में आया, उसने देखा भाई कि क्या हुआ था ये मुझे, तो उसे याद आया एक दवाई खाई थी भाई, उस दवाई का असर था ये। तो हर कोई जीना चाहता है, उसका डीएनए खुद डिसाइड करता है। कौन सा डीएनए हो गया? यही सर्कुलर। वो डिसाइड करता है अच्छा इस दवाई ने मुझे मारा था, इस दवाई ने मुझे मारने की कोशिश करी, तुरंत उसके खिलाफ रेजिस्टेंट, ऐसा केमिकल बना लिया खुद कि अब उस एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होगा। तुम अगर उसको लगातार खा लेते तो बेहोश वाले के अगली दवाई खा लेते, वो बेहोश वाला मरना शुरू हो जाता। तो तुमने तो नहीं, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो ना, परम ज्ञानी, समझे? तो ये जो
प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, ये प्लाज्मिड डीएनए किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं और उस एंटीबायोटिक के असर को खत्म कर देते हैं। मैंने एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया। तो मैंने 11th के लेवल पे क्या क्या डीएनए से संबंधित वर्ड तुम्हें पता होने चाहिए। मैं डीएनए बहुत वास्ट टॉपिक है, मैंने बताया ना 3300 एनसीईआरटी जितनी लंबी, एनसीईआरटी जितनी चौड़ी और एनसीईआरटी के 3.25 गुना मोटी, इतनी मोटी किताब छपी तब एक डीएनए की जानकारी आई। इज इट इम्पॉसिबल कि मैं आपको ऐसे क्लास में वो सब जानकारी दे दूं। हाँ, 11th क्लास के रिगार्डिंग तुम्हें कितना पता होना चाहिए, बहुत जानकारी दे दी। 11th क्लास में इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी बात। 11th क्लास में इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको इसको समझना है। अगले टॉपिक में और डिटेल में चलेंगे बेटा, ख्याल रखिएगा। इसकी थ्योरी पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तब तक के लिए बेटा अगली क्लास के लिए सायोनारा। ठीक बेटा, ख्याल रखिए।